नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। एक खौफनाक सत्य कथा से आज मैं राष्ट्रहित की शुरुआत कर रहा हूं। यकीनन आप इसे सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो कहूंगा सच कहूंगा। यह कहानी दो दोस्तों की है। एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 16 साल। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, पढ़ते थे। जिस लड़के की उम्र 16 साल की थी वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था और इस बार वो 10वीं में पहुंच गया था। उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो हमेशा इस तिकड़म में रहता था कि किसी तरह से पढ़ाई से पिंड छूट जाए, और इसके लिए उसने एक खौफनाक काम किया। पता है उसने क्या किया? उसने अपने 13 साल के दोस्त, जो कि 8वीं में पढ़ता था, उसका गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बियर की बोतल को तोड़कर उसकी धारदार कांच से उसका गला काटने की कोशिश की। सिहर गए होंगे आप। मैं भी सिहर गया जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा। यह वारदात गाजियाबाद में हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चे का कत्ल करके थाना मसूरी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो हत्यारा बच्चा है उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसको पढ़ाई से बचा सके। ये काम यानी पढ़ाई ना करनी पड़े, इसलिए उसने अपने दोस्त की हत्या की ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दे और उसे पढ़ाई से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इस पूरे मामले में गाजियाबाद एसपी देहात इराज राजा ने बताया कि 16 साल के आरोपी लड़के को पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। मैंने राष्ट्रहित में इस विषय पर बात करने की जरूरत इसलिए समझी क्योंकि सियासी डुगडुगी तो रोज हम पीटते ही हैं। कभी कभी हमें उस बात पर भी गौर करना चाहिए जो आपके हमारे भविष्य से जुड़ी है और जिसको लेकर सरकारें, नेता गंभीर नहीं होते। अब सवाल यह है कि बच्चे ने ऐसा किया क्यों? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण तो यही है कि माँ बाप बच्चों के साथ उतना अब लगाव नहीं रखते, फोन में व्यस्त रहते हैं और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेड पर दे दी जाती है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है, जो कि कई मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि फिल्मों और कार्टूनों में जो हिंसा दिखाई जाती है वो बच्चों को एक गहरे अवसाद में ले जाती है और एक अलग तरह का स्पेस उनके दिमाग में क्रिएट होता है। तनाव में रहने से भी बच्चे का दिमाग अलग अलग तरह की चीजों में लगता है और वो हूबहू उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि करीब 1-1.5 साल पहले दिल्ली में डॉक्टर नारंग का कत्ल किया गया था। उनको जान से मारने की जो घटना हुई उसमें करीब 3 से 4 बच्चे नाबालिग थे। उनको लाठी डंडों से पीट कर मारा गया था। एक और कारण इस तरह की घटनाओं का यह भी होता है, जो कि डॉक्टर बताते हैं, कि छोटी उम्र में बच्चे बेसिक इंस्टिंक्ट से सब कुछ सीखते हैं, पर उनके जो मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए मौजूद चीजें हैं उसमें हिंसा ज्यादा होती है और हिंसा के करीब जाने के लिए वो उनको उत्साहित करती हैं। कुछ बच्चों में पारिवारिक वजहों से कंडक्ट डिसऑर्डर की समस्या होती है और बड़े होने पर एंटी सोशल डिसऑर्डर में वो बदल जाती है। जो सामूहिक परिवार होते हैं, यानी सामूहिक परिवार जो होते हैं, वहां पर पारिवारिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सहज करके ढंग से ट्रांसफर होता रहता है। अब ये रहा नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली आ गई है और अब तो माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली का भी चलन है। और व्यावसायिक स्तर पर की जाने वाली पहल जैसे क्रैच बहुत ही अवैज्ञानिक है, जहां कई बार बच्चे मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाते हैं और यह भी एक बड़ी वजह है। एक और इसमें वजह है कि बच्चों में कम उम्र में नशाखोरी पैदा होने लगी है और इसकी वजह से दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है और दिमाग की सामान्य जो हालत है, सामान्य अवस्था है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। मीडिया में हिंसा और नकारात्मक खबरों को जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हालांकि के न्यूज़ ये कोशिश करता है कि इस तरह की खबरों पर कम से कम तरजीह दी जाए। इन खबरों से भी बच्चों को हिंसा और अपराध को न्याय संगत मान लेने में फायदा होता है और उनको इसकी आदत लग जाती है, अवसर मिल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई कानून इस तरह से बना है जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? क्योंकि एक जेजे कानून आया था, जुवेनाइल जस्टिस, उसमें ना कोई विशेषज्ञ शामिल था, ना अनुभवी कोई था, ना जानकार, ना भुक्तभोगी, ना ही न्यायाधीशों को तरजीह दी गई और ना ही रोज मामलों से रूबरू होने वाले
दूसरे विभागों के अधिकारियों से पूछा गया कि समस्या क्या है। मुश्किल से अपनी ही सरकार के लोगों की एक समिति बनाई गई। समिति भी दो टूक ये कह रही थी कि कानून लागू करने लायक नहीं है, फिर भी कानून बना दिया गया और लागू भी कर दिया गया। ये कानून जो जुवेनाइल जस्टिस का कानून था, इसको लेकर उस वक्त बहुत बात हुई थी जब 15-16 में इसको लाया गया। अब आप इस पे क्या कहेंगे? इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो कि 15 जनवरी 2016 से पूरे देश में लागू हो चुका है, उसको लेकर जानकार यही कहते हैं कि उसमें कोई भी यथार्थ बात पर गौर नहीं किया गया। इसे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया और यहां प्रावधान है कि इस कानून में प्रावधान है कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में 16 से 18 वर्ष के, यानी जो 16 से 18 साल के बीच जो किशोर हैं, उनको वयस्क अपराधियों वाली सजा दी जा सकती है। यह सवाल इसलिए भी उठ सकता है क्योंकि निर्भया केस में एक आरोपी जो था वो नाबालिग था और उसके लिए इस कानून को बनाने की जरूरत महसूस की गई। उसके बाद दिल्ली के में घटना हुई थी और उसके बाद 23 मार्च 2021 को, पिछले साल, यानी डॉक्टर नारंग, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, डॉक्टर पंकज नारंग, उनकी हत्या हुई जिसमें 9 लोग शामिल थे। 9 की गिरफ्तारी हुई और आपको हैरानी होगी ये जान के कि 4 लोग नाबालिग थे, बच्चे थे वो। इन सभी ने मिलकर लाठी डंडे और रॉड से डॉक्टर नारंग के 8 से 9 साल के बच्चे के सामने उन्हें सिर्फ इसलिए जान से मार दिया कि डॉक्टर और हमलावरों में से 1-2 के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके कई पहलू हैं और इसको अलग अलग पहलू से समझने की आवश्यकता है, इसीलिए हमने राष्ट्रहित में यह मुद्दा उठाया है। एक तो यह कि आखिर बाल अपराधी पैदा क्यों हो रहे हैं और जो बच्चे अपराध करते हैं उन्हें सजा देने के मामले में हमारी क्या हालत है, क्या स्थिति है। अपराध रोकने के लिए समाज कल्याण से जुड़ी जो पहलकदमियां हैं उससे वो लगातार पीछे हटती जा रही हैं। 99% बाल अपराधी गरीब घरों के हैं। अपराध दोबारा करने वालों का प्रतिशत भी 20 से कम नहीं है। हम रोज 20 से 30 बाल अपराधियों को देखते हैं और मानते हैं कि इनको सजा से ज्यादा सुधार के मौकों की जरूरत है। दिल्ली में 0.1% भी बाल अपराधी नहीं है और इनमें से 70% छोटे मोटे अपराधों में आते हैं, बच्चे जो होते हैं। मेनका गांधी को यह समझना होगा, क्योंकि उस वक्त वो मंत्री थी, कि इन अंतर विरोधों के रहते 100 साल की सजा भी बाल अपराधों को नहीं रोक सकती। बाल न्यायालय बोर्ड के जज पहले सुनवाई के दौरान परखेंगे कि हत्या में आरोपी किशोरों की भागीदारी किस तरह की है। वो वारदात के वक्त खड़े रहे हैं, उन्होंने हत्या की है या हत्या में मदद की है या कुछ और मामला है। इसकी पुष्टि होने के बाद जज निर्धारित करेंगे कि अपराध किस श्रेणी में आता है। अगर छोटे और गंभीर अपराधों का फैसला होता है तो बाल न्यायालय के जज ही देखेंगे, लेकिन अगर अपराध जघन्य यानी हीनियस क्राइम है तो वो सेशन कोर्ट को ये केस रेफर कर देंगे। फिर सेशन कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो तय होगा कि आरोपी जो किशोर है उसको हत्या की अधिकतम सजा 14 साल यानी 14 साल की उम्र कैद की सजा दी जाए या उससे कम। दिल्ली में सिर्फ 3 जस्टिस जुवेनाइल कोर्ट हैं और इनको 1 साल में 7,000 मामले देखने होते हैं। पुलिस और समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि डॉक्टर नारंग, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था उस वक्त का, कि हत्या प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए कोशिश उस वक्त की गई कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और अब जो गाजियाबाद का मामला है वो बड़ा हैरान करने वाला है। एनसीआरबी के डेटा भी मैं बता दूं आपको कि 2002 से 12 के बीच 10 सालों में जो दुष्कर्म के मामलों में बच्चों की संलिप्तता थी वो 143% बढ़ गई और इसी दौरान हत्या में शामिल बच्चों की जो प्रतिशत है वो 85% बढ़ा। और 18 साल से कम आयु के अपराधियों ने महिलाओं और लड़कियों के अपहरण में जो संलिप्तता देखी गई, आपको हैरानी होगी जान के 500% इजाफा था उसमें। जेजे एक्ट 2015 कानून को लागू हुए एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन बाल न्यायालय ने हत्या के मात्र कुछ मामले ही सेशन कोर्ट को रेफर किए हैं। तो सवाल बस यही है कि इस पूरे काम के लिए जो अभी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो इस तरह का है कि ये अपराध रुक नहीं पा रहे हैं और हमें, हमारे अभिभावकों को इसके हर डायमेंशन पर सोचने की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक वॉकथ्रू सुनवाना चाहता हूं। वॉकथ्रू यानी लोगों से बात हुई है जिस जगह पर यह घटना हुई गाजियाबाद की, जिसको लेके हमने आज राष्ट्रहित किया है।
और हमने जानने की कोशिश की है लोगों से कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मासूम बच्चा है, 13 साल की उम्र है, इसको इसके दोस्त ने कत्ल कर दिया। जरा सुनवाइए कि क्या कहना है लोगों का वहां पर जहां पर यह घटना हुई, वारदात हुई। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के आकाश नगर की उस कॉलोनी में जहाँ पर एक 13 वर्षीय मासूम बच्चे की उसी के दोस्त ने हत्या कर दी है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यही वो मकान है जो जिस मकान में जो बच्चा था जिसकी मौत हुई है उसका परिवार रहता था। और परिवार अब काफ़ी दुखी है। अभी हालांकि जो शव है वो पोस्टमार्टम के बाद नहीं मिला है। अभी कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा और शव मिलेगा। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्चे के मामा जिनसे ताऊ हैं, जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश जी, क्या हुआ था? हुआ क्या था जी, 3-4 दिन से वो लड़का साथ में इसके रह रहा था, मेल जोल कर रहा था। और कल अचानक ही ले तो जा रहा था किसी और को मारने के लिए, फिर उसमें ये पकड़ लिया, घर से बुला लिया। आखिर क्या वजह थी हत्या करने की, कुछ अभी पता है? नहीं पता चली जी, कोई पता नहीं लग रही। हत्यारा कहाँ रहता था? हत्यारा यहीं रहता जी, पास ही। तो अभी जो शव है पोस्टमार्टम के लिए गया है पुलिस ने। अब आपकी क्या क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? पुलिस लगा हमें चाहिए जी, वो चाहिए इंसाफ। क्या इंसाफ? इंसाफ ये चाहिए, अगर जैसे कि 301 300 दफा 302 लगा रही है पुलिस, तो फांसी दे, हमें फांसी चाहिए उसकी, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख पाएंगे जो उनकी मामी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, जो हादसा हुआ आपको पता लगा, कैसे पता शाम लगा? को 7 बजे पता पड़ा, मैं ड्यूटी से आई थी कि ऐसे ऐसे एक लड़के ने जाट के ने मर्डर कर दिया। और मर्डर करके वो फांसन हो गया, वो पेश हो गया थाने में जाके। कारण है कि हत्या का आखिर क्या? हत्या कुछ नहीं कारण था, बस उनकी थोड़ी बहुत मोह भसा हुई थी सुबह के टाइम, वो उसको भूल गया। कौन सी बेटा क्लास में पढ़ता था बच्चा? 6 में। और जो आरोपी था वो 7, वो 10वीं में, उसी वो स्कूल में पढ़ता था? ये नहीं पता। जो जिसने हत्या की? अच्छा, कोई नहीं पता पड़ा। तो उसे ढींगी से जब बच्चा स्कूल का काम कर रहा था बैठ के, मतलब क्या लगा, नो चल भाई नीरज कि खेलने चलने, क्या लगा भैया धूप हो रही है मैं नहीं जाऊंगा, नो चल। तो क्या मांग करते हैं जैसे अभी? हाँ, बस हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारा मरा है ऐसे ही वो मरना चाहिए। बिरादर कोई भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर वो मरना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो परिवार है मौजूद है और अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। यही वो घर है नीरज का, जिसने जो परिवार जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हुई है, जो कक्षा 7 का छात्र था और 13 वर्ष की जिसकी आयु बताई जा रही है। वहीं मैं आपको दिखा दूं आरोपी जिसका घर भी यहीं पर मौजूद है। हालांकि इस घर में अब ताला लगा हुआ है, घर के परिवार के लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये पूरा वाकया है और ये इकलौता वाकया नहीं है। इससे पहले पबजी के मामले में भी आपने देखा कि किस तरह से एक मासूम किस हद तक चला गया। और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एनसीआरबी के डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये अलग बात है कि समाज में इसको लेकर बात उतनी गंभीरता से नहीं की जाती। हमारे साथ एक खास पैनल है, छोटा पैनल है, और हम बड़ी गंभीरता से आज बात करना चाहते हैं राष्ट्रहित में। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव हैं जो कि अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। हमारे साथ डॉक्टर आदेश त्रिपाठी हैं, मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अर्चना शुक्ला हैं, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग की लखनऊ से। और हमारे साथ जयवीर मावी हैं जो हमारे सहयोगी हैं गाजियाबाद से, जो अभी कवर कर रहे थे। सबसे पहले डॉक्टर आदेश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर मामला है और इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि कैसे धीरे धीरे करके जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो हमारे बच्चों में दाखिल हो रही है, उनके मनोभाव में पैदा हो रही है, और फिर धीरे धीरे करके हमारा समाज इस तरह से विकृत होता जा रहा है। ये घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं अगर आप एनसीआरबी के डेटा को देखें। दूसरी तरफ जो विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, या जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, ये अभी भी मुझे लग रहा है कि इसका कोई भूमिका नहीं है। डॉक्टर आदेश। मानसिक चिकित्सा विभाग का विशेषज्ञ हूँ जी, तो मेरी टिप्पणी उस से संबंधित होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो अभी जो बच्चों के मानसिक अवस्था में जो बदलाव की बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने कवर करी और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उन चीज़ों को एक्सपोज और एक्सप्रेस किया कि किस तरीके के इश्यूज जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस समय के बच्चों की साइकोलॉजी।
जो भी बच्चों की मनोदशा में फर्क पड़ रहे हैं उसके मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं कि कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं, कुछ शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, कुछ आर्थिक परिस्थितियां हैं। इस तरह के कई सारे जो मिलते जुलते बदलाव हैं वो बच्चों की मानसिक अवस्था पे फर्क डालते हैं। जी। जिस मसले की हम आज बात कर रहे हैं, देखिए ये बात समझने की मतलब अब हम एग्जैक्टली उस बच्चे को हमने इंटरव्यू नहीं किया, तो हम एग्जैक्टली अपराध किस अवस्था में हुआ इसके बारे में तो स्पेसिफिक कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो समाज है, देखिए उसमें केवल एक तरह की इंटेलिजेंस को वैल्यू किया जाता है। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम ये जानते हैं कि अलग अलग लोग कई तरह डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंट एबिलिटीज होती हैं जी। जैसे कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा कैपेबल हो सकता है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, किसी का डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी की और किसी तरह की क्रिएटिव चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई कॉमन एक नॉर्मल काम करने के लिए बना हुआ इंसान है। लेकिन आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें केवल एकेडमिक इंटेलिजेंस को वैल्यू किया जाता है। अगर आप एकेडमिकली सक्सेसफुल नहीं हैं तो फिर आप लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है कि डिमीन किया जाएगा, आपको आपकी मेरिट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी और कई तरह की सामाजिक, पारिवारिक और स्कूल में मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, बच्चा बुली हो सकता है। तो ये जो परिस्थिति है ये कई सारे बच्चों में मानसिक तनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनती है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, केवल उसमें और अलग तरह की कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। हमारे स्कूल के सिस्टम, हमारे पेरेंटिंग सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम उस बात को एक्नॉलेज करने के लिए गेयर्ड अप होना चाहिए और अलग तरह की प्रतिभाओं के बच्चों को अलग तरह की सुविधाएं और मौके मुहैया हो, इस बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। जी। जयवीर मावी जी, मैं संक्षेप में कुछ और बातें जोड़ दूं अगर आप कहें तो। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि हमारे सहयोगी गाजियाबाद में हैं। एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। जयवीर, आप हैं वहां पर इस घटना के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके और भी बच्चे होंगे, जो जिस बच्चे की मौत हुई, जिस बच्चे का कत्ल हुआ, उसके और दोस्त होंगे। वहां आपने बच्चों से बात की है क्या कि उनके अंदर किस तरह का डर है या किस तरह का भाव है, उनके क्या सवाल हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही बच्चे खेल रहे होंगे, और भी इनके दोस्त होंगे। क्योंकि इस घटना के बाद मैं जो देख पा रहा था, आपने जो रिपोर्ट भेजी उसमें सबके भीतर इस बात का कौतूहल है कि आखिर क्या हुआ, गुस्सा भी है। तो अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई के अलावा क्या कोई ऐसी टीम भेजी गई है प्रशासन की ओर से कि वो बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करे या परिवारों की काउंसलिंग करे? क्योंकि ये इसका भी एक विषय है, अपराध से हट के अगर देखा जाए। देखिए, आपको बता दूं कि इस समय मैं गाजियाबाद में वहीं पर मौजूद हूं जहां पर यह हादसा हुआ है, और मेरे पीछे आप देख पाएंगे तस्वीरों में भी भारी भीड़ है और अभी तक लगभग 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पर जाम लगे हुए हो चुका है। बात करें तो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, वो अभी नहीं पहुंचे। हालांकि उप जिलाधिकारी को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन बात नहीं बनी है, जाम लगा हुआ है। और जहां तक डर की बात है, जैसा इस हादसे के बाद से सामने आ रहा है कि जो हमलावर युवक था जिसने हत्या की थी, वो युवक कहीं ना कहीं किसी और की भी हत्या कर सकता था। वो अन्य लोगों को भी अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था। पिछले 4 दिन से लगातार बात करें तो वो युवकों को फॉलो करता था और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता था। बीते दिनों एक युवक को वो अपने साथ उसी जगह पर ले जा चुका था, लेकिन किसी कारण से उस बच्चे के साथ वारदात नहीं हुई। अब जो नीरज नाम का जो युवक बच्चा है जिसकी आयु 13 वर्ष है, उस बच्चे को पिछले 3 दिन से लगातार दोस्ती के बहाने लगातार मिलता था, और उसके बाद अब एक हादसे को, जो हत्या जैसी एक जघन्य अपराध है, उसको उसने अंजाम दिया है। हालांकि अंजाम देने के बाद बिल्कुल जयवीर, ठीक है। हमारे साथ एक दर्शक हैं हमारे मथुरा से, मुलायम नाम है उनका, वो जुड़े हुए हैं। मुलायम जी, बहुत आपका स्वागत है के न्यूज़ पे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। शायद संपर्क कट गया है। डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो एक प्रश्न मेरा आपसे है। ये जो परिस्थिति है, जो गाजियाबाद की घटना है, हालांकि अब वो एक जाम वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसके मनोविज्ञान को समझना चाहता हूं कि जब निर्भया की घटना हुई दिल्ली में, उसके बाद हमारा समाज जागृत हुआ, क्योंकि उसमें एक नाबालिग आरोपी था। बाद में उसको सजा भी हुई और उसके लिए कानून भी बना और बहुत
हो हल्ला हुआ, तमाम एनजीओ अपने अपने लेवल पे उसको लेकर काम कर रहे थे और कोर्ट में, कानून में बहुत सारी तब्दीलियां की गई। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर मैं देखूं पिछले 1 साल 2 साल का रिकॉर्ड, तो आप पाएंगे कि हर हिस्से में, हर राज्य में और समाज के हर तबके में इस तरह की घटनाएं आई हैं। जो ये हिंसात्मक प्रवृत्ति बच्चों में पैदा हो रही है, जैसे इसी बच्चे के संदर्भ में अगर आप समझें जिसने कत्ल किया, उसने ये सब पढ़ाई से बचने के लिए किया, ये एक एंगल ये भी है। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं डॉक्टर अर्चना जी? पीके श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं? पीके श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? जी आप जवाब दीजिए। अर्चना जी से मेरा संपर्क टूट गया। इसी सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें, क्योंकि अभिभावकों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है ये। पीके श्रीवास्तव जी। स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों की कमी है कि जब तक बच्चा अभिभावकों से कनेक्ट नहीं होगा तो उसकी मनोदशा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें अभिभावकों को पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर आदेश, ये सवाल जो मैं अभी पूछ रहा था कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है बच्चों में, और इस बच्चे के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत दिनों से ये इसके अंदर एक बेचैनी थी और ये कई बच्चों को अपने साथ इस तरह से ले जा रहा था। और जिस बच्चे का इसने कत्ल किया उससे हाल ही के दिनों में इसकी दोस्ती हुई थी और ये बताया गया कि पढ़ाई से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया। एक तो ये कि इस एंगल से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि पढ़ाई से बचने के लिए इसने ये कदम उठाया, और दूसरा ये कि कानून का डर आप बच्चों में कैसे जागृत कर सकते हैं कि भाई कानून बना हुआ है, ये सजा होगी, लेकिन वो तो ये चाह ही रहा है कि वो जेल जाए। देखिए, मैं जो बात अपनी कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर बच्चे किसी भी वजह से जरूरत से ज्यादा तनावग्रस्त है तो जो भी रास्ता उनको समझ में आता है वो उस तरह की चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कानून की जागरूकता या कानून की जानकारी किसी बच्चे को नहीं है। और मैं समझता हूँ, आप जानते होंगे कि बहुत सारे अपराधी जो ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता कि कानून किस तरह का है, कानून से क्या सजा मिलने वाली, या इन चीजों को ज्यादा इतना एक्नॉलेज नहीं करते। बच्चों के मामले में एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस समय है कि जिस तरह के इंफॉर्मेशन का रिपीटेड एक्सपोजर होता है उनको, जो भी इंफॉर्मेशन बार बार रिपीटेड एक्सपोजर होता है, और ये बात हम लोग देखने में आती है कि अगर आप कोई भी तरह का, जैसे गेम्स की बारे में बात करते हैं कि अगर आप रिपीटेड वायलेंट गेम्स का एक्सपोजर होता है, या फिर आप ऐसी मूवीज देखते हैं जहां पे वायलेंस, एग्रेशन को नॉर्मली दिखाया जाता है, तो अगर आप 5000 बार 10,000 बार किसी एक इंफॉर्मेशन से, किसी एक तरह की परिस्थिति से बार बार एक्सपोज होते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि एक नॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है और ऐसा करना ठीक हो सकता है, और अगर हमें अगर हम किसी मुश्किल परिस्थिति में ऐसा कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की जो मनोदशाएं ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है कि बच्चा पढ़ाई वाली परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा तनाव में है, वो रिपीटेड एग्रेशन से एक्सपोज है, उसे लगता है कि एग्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। वीडियो में देखने से बार बार कोई भी इंफॉर्मेशन आप बार बार देखें, आप सेंसिटाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उस चीजों के प्रति आपकी जो भावनात्मक जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। फिर आप उसको उतना ज्यादा आप उसको बहुत आम सा समझने लगते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत किया जा सकता है। और बिल्कुल, और सामाजिक परिस्थितियों में जो बदलाव हो रहा है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों से बात करने का, बिल्कुल, जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, जिससे जो सुपरविजन का सिस्टम था वो खत्म हो रहा है। बच्चे ज्यादा खाली अकेलापन टाइम, लेकिन बिल्कुल सही बात। प्रोफेसर अर्चना, आपसे मैंने पहले सवाल किया था, आपको मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। ये जो परिस्थिति है, डॉक्टर आदेश ने बड़े कायदे से, बड़े गहराई से बताई है ये बात कि ये परिस्थितियां हैं, लेकिन कैसे एक अभिभावक कैसे समझे कि भाई बच्चा तनाव में है, क्योंकि अभिभावक खुद तनाव में है। भाई सोसाइटी का एक बड़ा तबका तनाव में है तो वो बच्चे का तनाव आइडेंटिफाई करे, अपना तनाव आइडेंटिफाई करे। एक दूसरा ये कि मैंने देखा एक समाज में बदलाव, अगर
सिनेमा की चूंकि बात होती है, वीडियो गेम्स की बात होती है, वीडियोस की बात होती है, तो अगर आप देखें फिल्मों से अगर आप लें तो अभी पिछले दिनों में जो फिल्में हिट हुई बहुत ज़्यादा, उसमें वो फिल्में ज़्यादा थी जो बहुत वायलेंट थी, जिसमें कत्लेआम मारकाट ज़्यादा था, जिसमें नायक काटमार बहुत करता है। वो वीडियो गेम बहुत पॉपुलर हुए जिसमें जैसे वॉर के कोई वीडियो हैं, या फिर जिसको वीडियो गेम जिसमें आपके पास ये अख्तियार है कि आप कत्ल कर सकते हैं, हथियार बदल सकते हैं। तो क्या ये समाज के बदलाव के जो हो रहा है समाज के भीतर, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे बच्चों के दिमाग में और उनके हरकतों में, उनके कामों में? जी, सबसे पहले तो मैं जो आदर्श जी ने बात कही उसको थोड़ा डिटो करूंगी कि सर ने बहुत कुछ पार्ट कवर किया है, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो उम्र होती है किशोरावस्था, इसको हम लोग स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज कहते हैं। इस उम्र में आंतरिक और बाहरी काफी तूफान, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आम बच्चे के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल बच्चे, मतलब ये लीग से हटकर भी बात करें, तो एक सामान्य बच्चे के लिए भी इस उम्र में कोप अप करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसमें जैसा सर ने भी बताया कि अगर अकेलापन है, बहुत ज्यादा मीडिया और वायलेंट कंटेंट का एक्सपोजर है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिकता को, बच्चे की साइकी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा। पर इसके भी अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और क्योंकि हम लोग विभाग में भी काउंसलिंग करते हैं और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स और बच्चे आते हैं। देखिए, पेरेंटिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पेरेंटिंग, बीइंग अ पेरेंट। जो अभी लोगों ने और भी बताया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स खुद तनाव में हैं, ऐसे में बच्चे से जुड़े रहना, बच्चे के प्रति सेंसिटाइज होना, ये एक पेरेंट का, वो किस तरह मैनेज करे। लेकिन मुझे लगता है ये एक थंब रूल है। अगर आप इतने व्यस्त हैं तो फिर आप अपनी पेरेंटिंग पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं कि क्या हमें अभी पेरेंट बनना चाहिए। पेरेंट बन करके आप ये कह के पल्ला नहीं छुड़ा सकते हैं अपना कि भाई हम दोनों तो बहुत बिजी हैं, हम दोनों पैसा कमाने में और फाइनेंशियल जो घर की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। ये एक तरीके का डिफेंस हो सकता है। बच्चे को आपको समय देना ही देना पड़ेगा। अब आप कैसे दें? डाइनिंग टेबल पे दें, पूरे दिन में 10 मिनट बच्चे के संग बैठ के कुछ आप अपनी, एक तो घर में बातचीत का कोई कल्चर नहीं। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं पिताजी जब मुंह खोलते हैं केवल एक ही बात पूछते हैं, और तुम्हारे क्लास में क्या चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है मैडम? क्या उनके पास कोई बात ही नहीं और करने के लिए? और माओ के संग भी पहले, कम से कम कुछ साल पहले जब थोड़ा मिक्स वो था, कुछ हाउसवाइफ थी, कुछ क्या कहते हैं वर्किंग वुमेन थी, तो ये चीज फिर भी कॉम्पनसेट हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा महिलाएं वर्किंग उसमें जा रही हैं, तो उनके पास भी यही चीज हो जाती है कि हमारी एक पेरेंटल गिल्ट है, बच्चे का खाना पीना पढ़ाई ये सारी चीज हमने देख ली, हमारी पेरेंटिंग का रोल अदा हो गया। तो मुझे लगता है ये बड़ी बात कही है डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना आपने, कि अब पहले कम से कम ये था कि भाई माएं घर में रहती थी, बच्चों का पालन पोषण हो जाता था, क्योंकि अब वो भी पेशेवर हो गई और इसको समाज इसको भी एक सकारात्मक चश्मे से देख रहा है। लेकिन उसी समाज में ये भी एक विकृति पैदा हो रही है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक से हम लौट रहे हैं, जल्दी लौटेंगे और हम ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज के भीतर की ये विकृति और दूसरा कानून, इन दोनों को किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि कम से कम बच्चे और बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। राष्ट्र हित में आज बात हो रही है बच्चों के भविष्य की, और इसलिए क्योंकि गाजियाबाद में एक बच्चे ने, जो नाबालिग था, उसने अपने दोस्त जो कि 13 साल का था उसका कत्ल कर दिया। और इस तरह की और भी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में ये विकृति क्यों पैदा हो रही है, बच्चों में ये विकृति क्यों पैदा हो रही है और ये हालात क्यों बने हैं। हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं पीके श्रीवास्तव जी। पीके श्रीवास्तव जी, पेरेंटिंग को लेकर अभी प्रोफेसर अर्चना ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हमको अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। तो चूक कहाँ हो रही है, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार? पीके श्रीवास्तव जी। बिल्कुल अर्चना जी ने बिल्कुल सत्य कहा है और सही है। और पेरेंट्स का दबाव नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि बच्चे के साथ बैठ के बातचीत करें, उसके साथ शेयर करें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जहां तक समझते हैं कि 80% प्रॉब्लम स्वतः सॉल्व आउट हो सकती है अगर माता पिता बच्चों के साथ में बैठ करके किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर वो बातचीत करते हैं तो वो स्वतः समाप्त हो सकती है। और पेरेंट्स को किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे के ऊपर। और बच्चा जहां तक जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उसको जाने दें। और बच्चे के ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तो वो मानसिक रूप से उसके ऊपर एक दबाव होगा और वो कुछ भी करने की स्थिति में हो सकता है। तो जहां तक आजकल का जो माहौल चल रहा है, माता पिता दोनों लोग सर्विस में हैं, वो सर्विस करना चाहते हैं, उनको पैसे से मतलब है। बच्चा शाम को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसने क्या काम किया, क्या होमवर्क किया है, क्या उससे बहुत पंचायत नहीं है। तो बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल तो सही। बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, ना कोई पंचायत नहीं करते, ना उल्टा करते हैं। हमारे साथ क्योंकि इस कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़ते हैं। जी जी श्रीवास्तव जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं। एक विधुना से दर्शक हैं राजीव, जो जुड़े हुए हैं, हमें बताया जा रहा है। राजीव, आपका स्वागत है राष्ट्र हित में के न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये सर कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चों को अगर शुरू में स्कूल पढ़ाते हैं, स्कूल जाता है बच्चा, तो बच्चों को अगर शुरू से एक अलग क्लास देना शुरू कर दिया जाए, जैसे राष्ट्र हित के बारे में बताया जाए, ये कानून खिलवाड़ होता है, इसके बारे में क्या ये अपराध करोगे, तो ये बच्चों में अगर शुरू से ही ऐसा डाला जाए तो ये इतनी बड़ी घटनाएं बच्चों में ना हो। अच्छा सुझाव है आपका, ये मैं अपने पैनल में पूछूंगा। राजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको कॉल किया। ये एक सुझाव आया है और हमारे एक दर्शक हैं राजीव, उन्होंने कहा है, डॉक्टर साहब आपसे ही मैं इस सवाल का जवाब भी चाहूँगा कि ये उन्होंने कहा है कि भाई जो पेरेंटिंग या शुरुआती है समय बच्चे का, जब स्कूल में आप जाते हैं, तो इस तरह के जो नए कानून बने हैं, बदली हुई परिस्थितियाँ जो हैं वर्चुअल वर्ल्ड की, सोशल मीडिया के ज़माने की, और जो तमाम वीडियोस पहुंच रहे हैं, जो हिंसात्मक कंटेंट पहुंच रहा है बच्चों के पास, इसको कैसे हैंडल करे बच्चा, इसके बारे में उनको बताया जाए, उसकी गाइडलाइंस बताई जाएं। क्या ये संभव है और क्या इससे लाभ हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों से आप कानून की या अपराध की बात करें, ये बहुत उचित मुद्दा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन बात इस तरीके की है कि जिन वजहों से ये समस्या पैदा हो रही है, वो वजह केवल अपराध से जुड़ी नहीं है, वो वजह बच्चे के पूरे जीवन से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन रहा है, वो अच्छे गुण डेवलप कर रहा है, अच्छी आदतें रख रहा है, सही गलत का फर्क समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपराध की तरफ उसका रुझान नहीं बनेगा। इस तरफ शिक्षा का, शिक्षकों का, पेरेंट्स और टीचर का पर्याप्त ध्यान होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जोड़ना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी हम केवल पेरेंट्स और टीचर पर डालकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। अच्छा। इसके बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मुद्दों से इस तरह की परिस्थितियों का जुड़ाव होता है। कि जिन भी सोसाइटीज में गरीबी ज्यादा है, जिन भी सोसाइटीज में ओवरऑल स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, जहां भी शिक्षा जो है कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, टीचर्स का और स्टूडेंट का रेशियो बहुत अच्छा नहीं है,
जहाँ पे स्टूडेंट की इंडिविजुअल क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके उसको स्पेसिफिक तरीके से डायरेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं जिस तरीके की, लेकिन उस चीज का रियल ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। और तो इस जो ये बदलाव होते हैं ये ओवरऑल सामाजिक परिस्थितियों को बदलते हैं और इसका एक डेफिनेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पर, इंक्लूडिंग रिडक्शन इन चाइल्ड क्राइम। बिल्कुल। और जो वीडियो की और उसकी मोबाइल की बात करी तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके लिए जरूर आजकल के माहौल को देखते हुए टीचर्स को और पेरेंट्स को सचेत होना चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर ध्यान रखें कि बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर लिमिटेड हो, स्क्रीन पर क्या कंटेंट देखा जा रहा है उसके बारे में उनको एक जनरल आइडिया हो, स्क्रीन सुपरवाइज एरिया में यूज करें, रात में ना यूज करें, स्क्रीन ऐसी जगह नहीं यूज करें जहां बच्चा अलग और बंद कमरे में यूज कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ ऐसा कंटेंट है जो छुपाना चाह रहा है पेरेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरीके की चीजें जो आप रूटीन पेरेंटिंग में, रूटीन टीचिंग के सिस्टम में जो बहुत इजीली इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं, उस बात का ध्यान जरूर आजकल के माहौल में शिक्षकों और टीचर्स को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, जिससे कई तरह की समस्याएं इंक्लूडिंग एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स है, आपस में बुली करने की समस्या है, झगड़ा होने की समस्या है, कई तरह की समस्याओं से बेहतरी हो सकती है अगर हम इस तरह के बदलाव के बारे में। बिल्कुल। जयवीर एक चीज आप ये मुझे बताइए कि ये जो घटना हुई इसमें स्कूल का भी कोई पक्ष आया है क्या? स्कूल का क्या कहना है? जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा था जिसने कत्ल किया, या जो दूसरा बच्चा जहां जिसका कत्ल हुआ, स्कूल का कोई पक्ष आया है क्या? वहां पर किस तरह का इनका बिहेवियर था? देखिए, जो बच्चा था वो पढ़ने में बिल्कुल पुअर था, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उसका पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं था। तो स्कूल की छुट्टियां वो ज्यादातर करता था, लगभग महीने में 10 से 12 छुट्टियां वो अलग तरीके से करता था। बंक यानी कि जिसको कहा जाता है, स्कूल को बंक करता था। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग थे उसको जबरदस्ती, क्योंकि मारपीट कर उस बच्चे को स्कूल भेजा जाता था जिससे वो छुटकारा पाना चाहता था, ऐसी सूचनाएं वह पड़ोसियों से, उसके परिवार के जो लोग हैं, जो अन्य आसपास के जो लोग हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लोग जबरन उसको पीट कर भेजते थे। और अगर बात करें उसकी जो मानसिक विचार की, जिस तरह उम्र उसकी लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन शारीरिक बात करें तो उसका वजन 84 किलो था और लंबाई की बात करें तो लगभग 6 फुट उस बच्चे की हाइट बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो उसके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? किस तरह के उसकी आर्थिक स्थिति है, उसके परिवार की किस तरह के बैकग्राउंड से आता है? देखिए, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों की बात करें, जिस तरह हमने उसका परिवार का मकान देखा है, काफी लगभग कॉलोनी के हिसाब से बड़ा मकान है। और जो लोग आसपास के जो लोगों का कहना है कि जो परिवार है कहीं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, आर्थिक समृद्धि है। वो अलग बात है कि जो आज भावुकता की दौड़ में जिस तरह लोग गाड़ी यहाँ पर अभी भी, हालांकि वहां पर एक मोटरसाइकिल उस घर में मौजूद थी और तमाम जो घर है वो उस तरीके ठीक था, जो दर्शाता था कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन कमजोर नहीं। हाँ डॉक्टर अर्चना, क्या इसके पीछे जो एक मैं चला भी रहा हूँ, एक ग्राफिक्स है जो मुझे रिसर्च में मिला, करीब 99% जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें नाबालिग बच्चा अपराध में संलिप्त होता है, वो एक कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से आता है। एक तो ये कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, और दूसरा ये कि जहां पर इस तरह का क्राइम होता है वहां पर क्या मनोवैज्ञानिक के तौर पर, चूंकि आप उस मनोचिकित्सक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, क्या आप लोगों की भूमिका बढ़ जाती है और सरकार को या व्यवस्था को आपका या आपकी तरह, आपके डिपार्टमेंट के, आपकी तरह की पढ़ाई करने वाले लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए उस सोसाइटी में, या सोसाइटी में उस तरह की नीड पैदा हो रही है, उसके लिए कोई अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या महिला एवं बाल विकास के पास? सर, अब काफी स्कूल्स में, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, काफी स्कूल्स में अब साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अपॉइंट होने लगे हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात पे वापस आऊंगी कि देखिए, पेरेंट्स का जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट तो तब रोल पर आएगा या तब काम करेगा जब उसके पास प्रॉब्लम लेके जाएगा। पेरेंट्स क्योंकि बच्चे के पूर्ण रूप से व्यवहार और हर तरीके की गतिविधियों से वाकिफ रहते हैं, मतलब जो उनको होना चाहिए, तो पेरेंटल मॉनिटरिंग, पेरेंटल सुपरविजन, अगर कुछ दिक्कत समझ में आ रही है कहीं भी, जैसे चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो घर में जरूरत से ज्यादा अग्रेशन हो, हम लोग कहते हैं कई बार पेंट अप अग्रेशन बहुत होता है, मतलब अंदर गुस्सा या आक्रामकता इतनी
भरी हुई है कि वो जब फूटती है तो फिर ऐसा कुछ, जैसे ये आज का ये इंसिडेंट है, कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो अगर आप बच्चे में ऐसी कोई चीज समझ में आ रही है तो कहीं किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं है कि उसको एक मनोवैज्ञानिक या एक काउंसलर के पास एक कैजुअल विजिट की तरह, या उसको एक, जैसे नहीं कहते, ये ना कह के कि तुम्हारा कुछ इलाज होने जा रहा है, पर उसकी गतिविधियों को बस ले करके और उससे डिस्कशन। और कई बार बहुत अच्छे हमारे शहर में, फिलहाल लखनऊ में तो काफी ज्यादा लोग हैं जो एक्टिव हैं इस फील्ड में, पर ये पेरेंट्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बढ़ के, अगर वो थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो। क्योंकि जितनी मैंने पेरेंटल काउंसलिंग की है, बड़ा दुर्भाग्य है, अगर आप पॉइंट आउट भी कर दीजिए, पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा। और जी, अगर आप कुछ बताइए कि इस तरीके की दिक्कत है, इस बच्चे को थोड़ा सा आना पड़ेगा, कुछ टेस्ट है या कुछ भी है, तो पेरेंट्स का जो डिफेंस है वो बच्चे से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या बता रही हैं आप, नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जब तक वो इन चीजों को स्टिग्मा या समाज में वो माना जाएगा, अगर मेरा बच्चा है, उसको कोई दिक्कत है और अगर मैं किसी के पास उसको हेल्प के लिए या उसके लिए जाती हूँ, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता अब आज के समाज में कहीं भी या किसी भी तरीके से कोई स्टिग्मा या कोई टैबू है। तो पेरेंट्स अगर उन चीजों को समझें, बच्चा लगातार अगर फेलियर वाला वो है या किसी खास सब्जेक्ट्स में, अब तो स्पेशल एजुकेटर्स इतने हैं सिटी में, किन्हीं खास सब्जेक्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो बच्चे को आप उनसे मिलवा सकते हैं। कुछ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी तरीके की समस्याएं, हर चीज के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं। स्पेशली ग्रामीण, मतलब अर्बन बैकग्राउंड का तो मैं कह ही सकती हूँ। रूरल में यह है कि क्योंकि मैं मानती हूँ कि अभी उतनी जागरूकता नहीं है और पेरेंट्स अभी उस पुराने, जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताया, उसी माइंड फ्रेम के हैं कि भाई पढ़ाई है तो सरकारी नौकरी है तो घर में आगे क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रांग वो होगा, तो अभी भी थोड़ा फोकस उसी तरीके का है। लेकिन शहर में चीजें बदली हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगी और बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी मिक्स्ड राय है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा। डॉक्टर आदेश त्रिपाठी जी कि ये जो बात अर्चना जी कह रही हैं कि पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते हैं, उनको लगता है ये टैबू है। कई मेंटल डिसऑर्डर इस तरह के हैं जिसके बारे में खुल के बात नहीं होती हमारी सोसाइटी में, और हम उसका अनुमान भी नहीं लगा पाते अगर आम नागरिक के तौर पर देखें। ये मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, अभी रूरल एरिया की मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ। वहाँ तो इसको लेके हालांकि मैं एक डिबेट ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले, लेकिन वो बच्चों पर केंद्रित नहीं थी। ये जो परिस्थिति है जिसमें कि पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते या पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता, इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अनभिज्ञता बहुत ज्यादा है ओवरऑल समाज में। लोग मानसिक बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मानसिक बीमारी का टैग हमारे बच्चे पर लग गया तो ये एक बहुत बुरा टैग होगा। हालांकि ये उसके दुष्प्रभाव नहीं समझते कि अगर कोई परिस्थिति पैदा हो रही है तो अर्ली इंटरवेंशन की, उसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट आने वाला है, रादर देन कि वो प्रॉब्लम 5 साल तक परसिस्ट कर गई और डिफिकल्ट हो गई और क्रॉनिक हो गई, तो वो ज्यादा समस्या के रूप में जाहिर होता है। जहां तक मेंटल हेल्थ का संबंध है, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा डेटा बताने वाला हूँ। बिल्कुल कि ये कहा जाता है कि लगभग 50% मानसिक बीमारियां 18 वर्ष की उम्र से पहले स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और 25% मानसिक बीमारियां 14 वर्ष के पहले स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसमें चिल्ड्रन और एडोलेसेंट जो है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन होती है, जिसको ध्यान करने की, गौर करने की, मॉनिटर करने की और हेल्प की जरूरत होती है। अगर उस तरह के इश्यूओं को आइडेंटिफाई किया जा सके और समाज में जागरूकता बढ़ रही है, पहले की तुलना में बढ़ी है, खासकर बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में, छोटी जगहों पर अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं इन चीजों को लेकर। तो इन मुद्दों में मदद हो सकती है। हमारे साथ एक और दर्शक राजू तिवारी जुड़े हुए हैं औरैया से। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर राष्ट्रहित में। क्या कहना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जैसे स्कूलों में क्या चल रहा है बच्चों को लिए, उसका भी असर पड़ता है कि बच्चे और लेडीज भी वहाँ पढ़ा रही, जेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, और वहाँ सारे CCTV कैमरों की व्यवस्था भी कर रही है। होता क्या है कि दोनों टीचर आपस में कुछ ऐसी बात करने लगती है जिससे बच्चों पर असर पड़ता है, उसी का असर भी जाता है। अगर स्कूल में चल रहा है तो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो CCTV ऑनलाइन होना चाहिए, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके कंटेक्ट सीधे मोबाइल में कर दिए जाए,
तो अपने घर से ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हम देख रहे हैं और क्या वो स्कूल के लड़के मास्टर लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी 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 राजू, आपकी बात आ गई। बहुत धन्यवाद कि आपने हमको कॉल किया। फिर मैं पैनल पे आना चाहूँगा। ये पीके श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है, चूँकि अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं आखिरी में एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा कि ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, पेरेंटिंग पर प्रश्न है, स्कूल में किस तरह की चीज़ें उसको लेके प्रश्न हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर भी कई सवाल हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उसको लेकर भी सवाल हैं। इन तमाम सवालों के बीच में जो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि बच्चों के पास बड़े पैमाने पर जो सूचनाएं पहुंच रही हैं, जिसके वो ग्राही हैं, उन सूचनाओं को लेकर भी एक प्रश्न है लोगों के दिमाग में कि भाई उनकी वजह से भी बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चों के दिमाग पर इस तरह का असर पड़ रहा है। शायद उससे डॉक्टर आदेश और प्रोफेसर अर्चना भी इत्तेफाक रखेंगे। तो अभिभावक संघ की ओर से कोई इस तरह का प्रयास किया गया है क्या कि कम से कम इस पर कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कोई अभियान चलाया गया हो या कोई जागरूकता कार्यक्रम किया गया हो जिससे कि समाज के अलग अलग तबकों में इस तरह की अवेयरनेस पैदा हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए पीके श्रीवास्तव जी। हेलो। हाँ बोलिए पीके श्रीवास्तव। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो 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 हेलो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम दोबारा जोड़ पाएं। अर्चना जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है जो मैंने अभी पीके श्रीवास्तव जी से पूछा। हेलो अर्चना जी। जी सर, ऐसा है, पेरेंटल वर्कशॉप्स काफी कॉलेजेस जो हैं वो अपने स्तर पे कराते हैं, समय समय पे हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, मैं पर्सनली इस बात को कहूंगी कि शायद इसकी और ज्यादा जरूरत है और इसको बड़े मुहिम और बड़े पैमाने पे चलाने की जरूरत है। और वो केवल एक, जिसे कहते नहीं है कि स्ट्रीम या क्या बोलेंगे टॉप नॉट कॉलेजेस में ना होकर के इसको हर लेवल पे, वो भले क्या कहते हैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या आपका क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा का स्कूल हो, हर स्तर पे चलाने की जरूरत है। और जैसे वहाँ पेरेंट्स हो उनको उस स्तर पर जाकर के उस बोलचाल की भाषा में समझाने की आवश्यकता है, ताकि अगर वो सेंसिटिव होंगे तो वही एक और एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं वो और टीचर जो बच्चे की, जैसा भी आदर्श जी ने कहा, कम उम्र में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसकी गंभीरता समझेंगे। और यहाँ मैं एक बात और आपकी बात से मैं जोड़ना चाहूंगी कि वैसे तो बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन हो रहा है और अब वो जमाने, लोग कहते हैं कि चले गए, लोग कहते हैं कि चले गए जहां हम लड़के लड़कियों में फर्क करते हैं, लेकिन आज भी मैं ऐसे केसेस देखती हूँ जहां मेल अग्रेशन को अभी भी समाज में ओके, इट्स ओके। अगर लड़का मार के आया है घर में, अब ठीक है। तो ये चीज पे मैं थोड़ा ध्यान, जो भी लोग सुन रहे हैं उनको आकर्षित उनका करना चाहूंगी कि देखिए यही चीजें ऐसी होती हैं जो मील का पत्थर साबित होती हैं। जब चीजों को आप शुरू से ओके या परमिशन देते रहते हैं तो आगे चल के, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी तरीके का वायलेंस हो, रेप हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हो जाता है अच्छा मेल जेंडर है, अरे ठीक है, इट्स ओके। तो पेरेंट्स को दोनों जेंडर के लिए उतना ही सेंसिटिव और उनकी एक्टिविटीज, ओके वाली प्रवृत्ति पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो संगति हो, चाहे किन लोगों के संग बच्चा उठ बैठ रहा हो। मैंने कहा ना कि पेरेंट केवल फाइनेंशियली बच्चों को सपोर्ट करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम दोनों मिल के कमा रहे हैं और बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में और उसकी हर इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। पेरेंटिंग यहीं आके नहीं खत्म होती है, ये एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा पेरेंटिंग में बहुत कुछ है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर आदेश, ये जो मैंने अभी एक जगह पढ़ा उसमें ये बड़ा लिखा गया और बड़े जोर दे के लिखा गया कि जो ये वीडियो गेम्स आए हैं, अभी पबजी का भी एक वाकया हुआ था, उसको भी आपने देखा होगा। वीडियो गेम्स ने भी बच्चों के अंदर एक मनोविकृति पैदा की है, एक लत पैदा की है, और
उनसे उनको अपराध करने की उनके अंदर एक प्रवृत्ति पैदा हुई, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप जैसे कुछ चिकित्सक हो सकते हैं या प्रोफेसर अर्चना जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जो समाज में जागरूक कर रहे हैं लोगों को, या लोगों को काउंसलिंग करी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन आप लोग बहुत मुट्ठी भर हैं और ये प्रॉब्लम बड़े बड़े पैमाने पे है। और इसका एक सबूत ये है कि जो वीडियो गेम्स का बाजार है वो अरबों का है, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की वो उन्हीं की है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर खेल रहे हैं और इस तरह के लोगों को वो स्टार समझ रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पे देखें तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। मेरा मतलब देखिए पूरी दुनिया में मनोचिकित्सकों के संघ ने इस बात को एनालाइज किया है, स्टडी किया है कि वीडियो गेमिंग जो है वो एक मानसिक रोग बन जाता है अगर उसको समय रहते कंट्रोल न किया जाए। अच्छा। और गेमिंग को एक मानसिक रोग, गेमिंग एडिक्शन डिसऑर्डर एक मानसिक रोग की श्रेणी में रख दिया गया है। अच्छा। ये देखा जाता है कि जो भी लोग लंबे समय तक वीडियो गेम्स को यूज करते हैं उनके ब्रेन में, उनके बिहेवियर में, उनके इमोशंस में वैसे ही बदलाव होने लग जाते हैं जैसे कि और नशे के शिकार लोगों में होते हैं, जो कि शराब का, कोकेन का या अफीम जैसी चीजों का नशा कर रहे हैं। इसके साइकोलॉजिकल चेंजेस शॉर्ट लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल एज में हो रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, एग्रेशन का हो जाना, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होना, इस तरह के बहुत लंबे दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। तो गेमिंग वाली चीजों को अर्ली आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को हैंडल करना मुश्किल काम नहीं है, केवल चीजों को सही ढंग से समझने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग सही फूड हैबिट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग सही स्लीप हैबिट्स की बात करते हैं, वैसे आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ में गैजेट हाइजीन की बात करते हैं। अच्छा। गैजेट हाइजीन के प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, मैंने कुछ बातें पहले कही थी, मैं फिर से दर्शकों के लिए दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गैजेट हाइजीन के प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि पहले 2 साल की उम्र तक बच्चों को कोई स्क्रीन एक्सपोजर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये मैं भी दोहराना चाहता हूँ जो डॉक्टर आदेश ने कहा कि पहले 2 साल तक बच्चों को किसी भी तरह के गैजेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कि उनको दूध पिलाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए गैजेट्स की जरूरत नहीं है। हम आप सब बिना गैजेट देखे खाना खा के बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा वीडियो गेम नहीं देखेगा मोबाइल पे तो खाना नहीं खाएगा। हाँ। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बच्चा भूख से बीमार नहीं होगा अगर आप उसको वीडियो गेम दिखा के खाना नहीं खिलाएंगे। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए सीमित गैजेट आधे घंटे का यूज कर सकते हैं। केवल कंटेंट उसका सुपरवाइज होना चाहिए और कंटेंट उसका जेंटल गाने, बच्चों की राइम्स, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। 5 साल से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में मैक्सिमम 1 घंटे तक का वीडियो गेम मतलब स्क्रीन यूज अलाउड है, वो चाहे टीवी हो चाहे वो मोबाइल हो। अच्छा। वो स्क्रीन यूज का कंटेंट सुपरवाइज होना चाहिए। स्क्रीन को ऐसी जगह यूज किया जाना चाहिए जो कि पब्लिक एरिया हो, कि आप ड्राइंग रूम में ऐसी जगह बैठकर स्क्रीन को यूज कर रहे हैं ताकि फैमिली मेंबर जहाँ लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं। जी। रात में आप यूज नहीं कर सकते स्क्रीन को, और किसी भी बच्चे को 12 साल की कम उम्र से पहले अपना इंडिपेंडेंट मोबाइल रखने की कोई आवश्यकता नहीं। स्कूलों में मोबाइल ले आने की कोई जरूरत नहीं। 12 से 18 वर्ष की उम्र के दौरान भी मोबाइल या स्क्रीन का यूज सीमित रखने की जरूरत है। पढ़ाई के अलावा, एजुकेशनल नीड्स के अलावा एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया या ये चीजें 1-1.5 घंटे तक सीमित रहनी चाहिए। जी जी। इस समय की उम्र में आप जरूर जबरदस्ती करके बदलाव नहीं ला सकते। तो आपको चेंजेस लाने हैं स्कूल के लेवल पर। आप कहिए कि हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है कि बच्चे घर पे स्क्रीन यूज करें। पेरेंट्स को आप अपनी टीम में शामिल रखिए कि पेरेंट्स सुपरवाइज कर सके कि स्क्रीन का एक लिमिटेड यूज होना चाहिए, स्क्रीन का नाइट टाइम यूज नहीं होना चाहिए, और बच्चों और पेरेंट्स को बताया जाए कि ये जो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये पैदा कर सकती है, ये बच्चों की पढ़ाई को खराब कर सकती है, एग्रेशन और बहुत सारे मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है। तो ये जो सिंपल सी दिखने वाली चीज है, इसका यूज, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो सुपरवाइज करने की, ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के तरीकों को सीखना है। हाँ, और उसको सुपरवाइज करने की भी जरूरत है।
तो इस तरीके से, और मोस्टली देखिए 18 वर्ष की उम्र के बाद एडिक्शन नया पैदा हो, इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं, डिसऑर्डर हैं, ये 18 साल से पहले तक पनपने की उसकी आशंका ज्यादा रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आवाज आ रही है डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी, तो अब मैं आपसे ही आखिरी सवाल लेता हूं। पहले आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। ये जो चीजें बताई, चाहे वो प्रोफेसर अर्चना ने बताई हो, डॉक्टर आदेश ने बताई हो, ये सारी चीज़ें बड़े काम की हैं हमारी सोसाइटी के लिए। ये तो एक पक्ष है कि आप पेरेंटिंग ऐसे करें, बच्चे को इस तरह से आपको अवेयर करना है या सोसाइटी में इस तरह का अवेयरनेस लाना है। लेकिन सरकारी स्तर पर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या भूमिका बनती है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सोसाइटी में, जैसे मैंने अभी जयवीर मावी से भी ये सवाल पूछा था कि क्या इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से या सिस्टम की ओर से कोई इस तरह का अवेयरनेस बातचीत हुई है लोगों से, या बच्चों को बुलाया गया है, स्कूल में कुछ किया गया है, तो वो इसका शायद अभी उस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसका दूसरा जो डायमेंशन है? पीके श्रीवास्तव जी, आखिरी में आप ही से सवाल है। देखिए, इसमें जब तक सरकार इस पे सख्त इस पे कार्रवाई करे और जो दोषी है उसके खिलाफ जो सजा दे, इससे कि समाज में एक अवेयरनेस जाए। और जहां तक मोबाइल की बात है, और अर्चना जी ने और भी सभी जी ने बात कही, बिल्कुल सत्य कहा है कि बच्चे को अधिक से अधिक मोबाइल से दूर रखा जाए, जिससे कि बच्चों की जो बैड हैबिट है उससे कनेक्ट ना हो। जब तक सरकार इसके खिलाफ, या जो भी सिस्टम में जो बच्चे बैड हैबिट में हैं, इनके जो ये घटना घटित हुई है गाजियाबाद में, जब तक सरकार इसमें उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि समाज में मैसेज जाए कि इस प्रकार की घटना समाज में। बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, डॉक्टर आदेश त्रिपाठी, पीके श्रीवास्तव और जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना समय दिया। एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि ये पेरेंटिंग और तमाम तरह की जो चीज़ें अभी हमारे राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में निकल कर आई, ये बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से कि उस कंटेंट को फिल्टर करना, स्क्रूटिनी करना उसकी, ये संभव नहीं है इतनी आसानी से। तो उसके लिए पेरेंटिंग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेके हम लगातार बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में, उसको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। व्यवस्था लगातार जिस तरह की घटनाओं पर अपनी नज़र रखती है, वो हार्डकोर इश्यूज होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो एक वक्त के बाद बड़ी घटना में तब्दील हो जाती हैं। हम शुरू में फोकस नहीं करते कि बच्चे ने वीडियो गेम क्या खेला है, बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और हम जब इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है, जब बच्चा किसी का मर्डर कर देता है, कोई हीनियस क्राइम कर देता है, तो फिर हम इस पर बात करते हैं, अवेयर होते हैं। और यही सिस्टम जो है वो सरकार और उससे जुड़े हुए विभागों का है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे जुड़े हुए विभाग नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, IAS PCS नहीं है, सचिव नहीं है, सब कुछ है। लेकिन सोसाइटी में उसको लेकर बहुत गंभीरता से ये लोग जाते नहीं हैं शायद, और उस पर उतना सिर्फ खाना पूर्ति भर होती है, तो शायद वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। तो ज़रूरी यह है कि गवर्नमेंट को भी इसको लेके अपनी जो गंभीरता है वो दिखानी होगी, और बच्चों की सेहत, खासकर मानसिक सेहत को लेकर हमें भी, हमारी सोसाइटी को भी और पेरेंट्स को भी जागरूक होना होगा। राष्ट्रहित देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।